बच्चों फर्स्ट चैप्टर हमारा ऑलरेडी हमने शुरू करके रखा है और कई सारी क्लास हमारी हो भी चुकी है, और वापस से हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। और आज मजे की बात ये है कि आज रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं ऑफिशियली ये बोल सकता हूँ कि मैंने आपको समझाया है कि इकोनॉमी क्या होती है और सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। तो आज शुरुआत यहीं से करते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। जल्दी से बताओ सारे बच्चे, इकोनॉमी क्या होती है? कल पढ़ाया था, कल की क्लास में। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है, क्या होता है? सिस्टम होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया तक फैला हुआ है। जो कहां तक फैला हुआ है? पर्टिकुलर एरिया तक फैला हुआ है। और जो ये रिवील करता है, जो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर किस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, यानी कि किस नेचर की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है और किस लेवल पे हो रही है। या आप दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हो कि ये एरिया ये बताता है कि यहाँ के रहने वाले लोग अपनी जीविका को, अपनी लिवलीहुड को कैसे अर्न करते हैं, यानी कि कैसी 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 एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। वो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है बच्चों? प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तो हो गई इकोनॉमी। बात करते हैं किसकी? सेंट्रल प्रॉब्लम की। किसकी बात करते हैं? कल की क्लास तो पूरी इसी पे लगाई, सेंट्रल प्रॉब्लम पे। सेंट्रल प्रॉब्लम के मेरे को 4-5 नाम बता दो जल्दी से। वेरी गुड। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दूसरा प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा प्रॉब्लम ऑफ, हाँ बोलो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चौथा प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, या प्रॉब्लम ऑफ, हो तो गए सारे नाम, तो हो गए 5 तो हो गए, 4 तो मैंने यहाँ पे और एक शुरू में। कौन सा? सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा। अरे भैया ये तो इनके तुमने नाम बता दिए, ये बता सेंट्रल प्रॉब्लम होती क्या है? अरे सेंट्रल प्रॉब्लम बच्चों क्या होती है कि मेरे को सेलेक्ट करना है कि मेरे को मेरे रिसोर्सेज कहाँ पे एलोकेट करने हैं। मेरे को मेरे रिसोर्सेज कहाँ पे एलोकेट करने हैं, वेदर मैं इस यूज में लगाऊं या इस यूज में लगाऊं। अच्छा नमन भैया ये बताओ कितनी प्रॉब्लम होती है? 4 प्रॉब्लम होती है। कितनी प्रॉब्लम होती है? 4। पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी फॉर होम टू प्रोड्यूस, और एक चौथी और होती है कि व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। आज डिटेल में ये पढ़ाऊंगा, फिलहाल बस सुन लो ये, ठीक है। वैसे कल मैंने समझा दिया था प्रॉपर आपको, आज तो इसका टेक्स्ट पढ़ाना है। चलो शुरू करते कार्यक्रम पुराने वाला अपना। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। उसने क्या बोला कि इकोनॉमी को समझने के लिए और उसके कंपोनेंट्स को समझने के लिए पहली शर्त ये है कि तुम्हें इकोनॉमिक साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? साइंस बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है और सिस्टमैटिक बॉडी होती है किसकी? नॉलेज की। बात करते हैं बच्चों, ये जो इकोनॉमिक्स है ये वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आता है? ग्रीक लैंग्वेज से आता है। कहाँ से आता है? और वो वर्ड कौन है? ओकोनोमिया। ओकोनोमिया कितने वर्ड से मिलकर के बना? दो। पहला ओको, दूसरा ओको का मतलब, नोमिया का मतलब। इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड विद लिमिटेड फंड्स। आप मुझे बताओ कि क्या हमारी सारी चाहतें कभी जिंदगी में पूरी हो सकती है क्या? बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज, तो हमें हमारी कुछ चाहत तो पूरी हो जाएगी लेकिन कुछ को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 4 बातें कॉमन बताओ जल्दी से। ह्यूमन बॉन्ड्स आर, रिसोर्सेज आर, एवरी रिसोर्स हैव, और हर एक इंसान की डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटी होती है। स्कार्सिटी क्या होती है? स्कार्सिटी बोलो, स्कार्सिटी क्या होती है? किसी चीज की कमी, ठीक है ना। दिमाग में कमी आ जाती है जब अच्छा, किसी चीज की कमी हो जाना, मतलब दूसरे शब्दों में कैसे बोले कि जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है उसकी सप्लाई से, चाहे भले ही उसका प्राइस, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं स्कैरसिटी की। उस चीज की क्या हो गई? स्कैरसिटी हो गई। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स कितने टाइप के होते हैं? पहला माइक्रो, दूसरा माइक्रो और अच्छा मुझे बताओ ये सबसे पहले जो टर्म है किसने यूज की? रेजिनल फिश ने की। कब में की? 19। और ये दोनों ही जो ब्रांचेस होती है इकोनॉमिक्स की वो इंटर रिलेटेड होती है और इंटर डिपेंडेंट होती है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो कौन सी लैंग्वेज से आती है? ग्रीक लैंग्वेज से। वो वर्ड कौन है? माइक्रोस। माइक्रोस का मतलब स्मॉल। अच्छा, प्रोफेसर बाउल्डिंग ने बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी है किसी पर्टिकुलर फर्म की, पर्टिकुलर हाउस होल्ड की, पर्टिकुलर आपके प्राइस की, वेजेस की, इंडिविजुअल इनकम की, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की, या किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज की। इसको क्या भी बोलते हैं बच्चों? गुड्स एंड किसको? कमोडिटीज को। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? प्राइसिंग थ्योरी। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्ट की प्राइसिंग पढ़ते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं, फैक्टर प्राइसिंग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ते हैं, फर्स्ट एक्शन ऑफ द पीपल, और लास्ट स्टडी ऑफ फार्म। बात करते हैं इंडस्ट्री क्या होती है बच्चों? इंडस्ट्री इज द ग्रुप ऑफ फार्म या कलेक्शन ऑफ फार्म प्रोड्यूसिंग
सिमिलर और सेम प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट बनाती है और जो सेम प्रोडक्ट बनाती है, एंड वो क्या करते हैं, एट द सेम बायर नहीं, फॉर द सेम बायर, दे कॉम्पीट फॉर द सेम बायर, वो सेम बायर के लिए आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। हाँ बोलो। अरे जैसे मैं अभी बता रहा था ना आपको, एक एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको, बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क किसका, कंपटीशन का, किसका, कंपटीशन। अब मान लिया एक नया बंदा आ गया मार्केट में, कौन आ गया, तो बायर तो सेम ही है ना, उस सेम बायर के लिए वो भी कॉम्पीट कर रहा है और वो भी कॉम्पीट कर रहा है, वो चाहता है ये बायर किसके पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, और जो पुराने वाला है वो उसके पास तो जा ही रहे, मान लिया पहले से ही खरीदते आ रहे हैं उसके पास से सामान, से यस और नो, बिल्कुल। अच्छा नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या है, वापस से वही, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहां से आता है, ग्रीक लैंग्वेज से आता है, वो वर्ड कौन है, मैक्रोस, मैक्रोस का मीनिंग, और ये स्टडी होती है ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस की, फिनोमिना की है, कि पूरी जब हम अर्थव्यवस्था की पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं रादर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट, बजाय इसके कि हम उसका इंडिविजुअल पार्ट की स्टडी करें। इंडिविजुअल पार्ट की स्टडी कहां पे करते हैं हम, माइक्रो में, वेरी गुड। मैकोनल ने क्या बोला, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको एग्जामिन करती है, फॉरेस्ट को, ना कि ट्रीज को, और ये एनालाइज करती है, पहले समझती है और फिर डेवलप करती है रिलेशनशिप किसके बीच में, लार्ज एग्रीगेट्स के बीच में, जैसे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में, इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, ठीक है ना, या नेशनल इनकम के बीच में और एम्प्लॉयमेंट, ये मैंने बोल ही दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करते हैं लार्ज एग्रीगेट्स की, जो मैंने अभी बोला, ठीक है ना, जैसे कि प्रोडक्शन की, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, और इसको क्या भी बोलते हैं बच्चों, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी बोलते हैं। इसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, नेशनल इनकम की बात करते हैं, आउटपुट की बात करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन की, जनरल प्राइस लेवल क्या है, स्पेसिफिक प्राइस लेवल या जनरल प्राइस लेवल, जनरल, क्योंकि स्पेसिफिक तो किसी एक का होगा और जनरल किसी एक का है, सबका, सबका। अच्छा बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट की बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट की और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस, बहुत सिंपल सा है। माइक्रो में हम किसकी स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल की, वहां पे एग्रीगेट की, यहाँ पे रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, वहां पे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ते हैं, जो सबके लिए पूरा इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो क्या मान के चलते हैं कि मैक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे, इसमें बराबर से एग्जांपल भी दिया था प्रॉपर डीप में। अच्छा जब हम मैक्रो की स्टडी करते हैं तो इसका मतलब क्या है, माइक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट रहने वाले हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्राइसिंग थियरी, उसको बोलते हैं हाँ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। ये क्या करती है, एनालाइज करती है बिहेवियर को, किसके, इंडिविजुअल फर्म के बिहेवियर को एनालाइज करती है और उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का काम करती है इकोनॉमिक थियरीज के थ्रू और प्रिंसिपल्स के थ्रू। वो क्या करती है, वो एक बर्ड आई व्यू देती है, क्या देती है, पूरी की पूरी इकोनॉमी का एक बर्ड आई व्यू देती है, जहाँ पे हमें छोटे लेवल पे बात नहीं करते, हम बड़े लेवल पे हमें चीजें समझ रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई एक प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर रहा है, उधर क्या है, हाँ वैल्यू ऑफ रूपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, ये कल वाला पार्ट आ गया, इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। अभी बताया मैंने इकोनॉमी क्या होती है, जल्दी से सारे बच्चे बोलो। एक सिस्टम होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया तक स्प्रेड होता है और जो ये शो करता है कि वहां पे किस नेचर की और किस लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, या ये बोल सकते हैं हम कि वहां पे रहने वाले लोग अपनी जीविका को कैसे अर्न करते हैं। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर एक नंबर में आ जाती है तो क्या बोलोगे, प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज वगैरह, ये ठीक है ना। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम, ये वही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसे बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, और फिर क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके कारण क्या है, कारण, कॉज क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, वही चार कॉज, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अगर कोई, अच्छा एक बार मैं बीच में रोक करके एक सवाल आपसे पूछता हूँ, वैसे कल भी पूछा था, अगर कोई ये बोले आपसे कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों पड़ रही है, हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों पड़ रही है, तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर रिसोर्सेज आर एवरी रिसोर्स हैज और डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों की अलग अलग क्या होती है, प्रायोरिटी, दैट्स व्हाई हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और अगर ये ना होती ना तो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोई जरूरत, मैंने कल भी तो बताया था, अगर जो हम विश करते और हमें वही मिल जाता तो फिर बताओ इकोनॉमिक्स की क्या जरूरत थी, ना मैं यहाँ पे आके पढ़ा रहा होता, ना ही तुम पढ़ रहे होते, ना ही ये सब्जेक्ट होता भाई, फिर तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो गए ना, वांट्स भी अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज भी क्या हो गए, अनलिमिटेड, मैंने जो मांगा मुझे वो मिल गया, तो फिर इकोनॉमिक्स को पढ़ने की है, उसको समझने की जरूरत है, फिर तो जो मांगो मतलब हमें क्या नहीं करना, सेलेक्ट करना ही नहीं है ना, चूज करना ही नहीं है ना हमें, फिर तो जो मांगो वही मिल जाएगा।
तो मैनेजमेंट किस चीज का करना, फिर तो रीजन ये है ये कि जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है, या ये रीजन किस चीज के, सेंट्रल प्रॉब्लम के रीजन है कि प्रॉब्लम अराइज क्यों हो रही है। और अगर मैं बच्चों आपसे ये पूछूं सवाल कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तो बेसिक तीन है। एक आपके सिलेबस में नहीं है जो मैंने यहाँ पे आपको फिर भी बताई है, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। इतना मैंने कल आपको समझा दिया था, कल मतलब कल तक की क्लास में हमारा यहाँ तक हो गया था। अब मेरे को आज आगे का क्या करना है, आपको टेक्स्ट पढ़ाना है ना। मैं वापस से फिर एक बार सारे बच्चों को थोड़ा इस पे फोकस करा रहा हूँ कि अगर बच्चे बड़े ज्यादा कंफ्यूज होते हैं दो क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन ये आए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीजन क्या है, तो वो ऊपर वाले चार, और अगर ये बोले कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी है, तो ये जो सामने आपके लिखी हुई है नीचे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, और रीजन इनके ये है। ठीक है, चलो व्हाट टू प्रोड्यूस, ये कह रहे हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें दो चीजें देखनी है। इसकी कितनी डायमेंशन है बच्चों, दो डायमेंशन है। व्हाट गुड्स और सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, एज अ प्रोड्यूसर होने के नाते हमें क्या डिसाइड करना है, अगर हम एक नया बिजनेस चालू करेंगे तो हमें क्या डिसाइड करना है कि मैं क्या बनाऊं, मैं किस चीज का बिजनेस करूं, व्हाट टू प्रोड्यूस। ये बोल रहे व्हाट गुड्स और सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, कि मेरे को कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं। मैंने अपने ऊपर भी एग्जांपल लेके बताया था कल आपको कि जब मैंने चालू किया था अपना करियर तो मेरे सामने भी ऑप्शंस थे कि मैं कोई एक फैक्ट्री डाल सकता हूँ, या कोई मैं ट्रेडर बन सकता हूँ, ठीक है ना, या मैं सर्विस प्रोवाइडर बन सकता हूँ। मैंने किसको चूज किया, सर्विस प्रोवाइडर बनना चूज किया मैंने, ठीक है ना, कि मैं अपनी टीचिंग सर्विसेज दूंगा आपको। ठीक है, तो ये डिसाइड करना था हर एक बंदे ने कि क्या बनाना है। वेदर टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिमिटेड बता रहे हैं क्या, वेदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, क्या आपको कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स बनाने हैं। भैया ये तो कोई सुना सुना सा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। अरे नालायको, अभी तो बताया कहाँ पे, बिजनेस वाली क्लास में लास्ट ये तो बोल के एंड किया मैंने कि ये मैं कहाँ पे पढ़ाऊंगा अभी आपको। हाँ, कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं बताना, जिनको, हाँ वेरी गुड, जिनको कंज्यूमर क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। ये कैपिटल गुड्स को भी कंज्यूम कर लेता है कंज्यूमर, मशीन को कच्चा चबा जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। हाँ जी, नहीं नहीं, जिस तरीके से तुम्हारे रंग ढंग है तो इस तरीके से तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं कहा जा सकता, बड़ी अनसर्टेनिटी है। इधर देखो, कंज्यूमर गुड्स बच्चों वो गुड्स होते हैं जिनको कंज्यूमर कंज्यूम करता है, और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो दूसरे, जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। चलो एक एग्जांपल दूं, शुगर बताओ, शुगर क्या है, शुगर कंज्यूमर गुड, वेरी गुड। और शुगर मिल में जो वो पूरा प्लांट लगा हुआ है शुगर मिल का, क्या है, कैपिटल गुड, क्या है। अच्छा, एक जैसे जीन्स है, जीन्स, जीन्स क्या है, कंज्यूमर गुड। और जो जीन्स बनाने की जो मशीन है वो कैपिटल गुड है, वो जीन्स को बनाने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है ना, स्टिचिंग वगैरह करने में हेल्प कर रही है, वॉशिंग करने में हेल्प कर रही है, या उस पर लेजर का कुछ तो काम हो रहा है, डिजाइनिंग वगैरह हो रही है, वगैरह वगैरह। हाँ बोलो, ये चेयर क्या है, चेयर, चेयर कंज्यूमर गुड है, लेकिन जिस मशीन से बनती है वो कैपिटल गुड है। बात समझ में आई ना। तो मेरे को ये डिसाइड करना है बच्चों की मेरे को कंज्यूमर गुड बनाने हैं या कैपिटल गुड बनाने हैं, ठीक है ना। अरे नहीं 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 नहीं, नमन भैया हम तो दोनों बना लेंगे, कंज्यूमर गुड्स भी बना लेंगे और कैपिटल गुड्स भी बना लेंगे। बच्चों ऐसा कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कैसे करेंगे बताओ मेरे को। वो तो बात ठीक है बेटा कि कोई ना कोई तो बना रहा होगा, लेकिन मैं तो सारे काम नहीं कर सकता ना, बिकॉज, बिकॉज रीजन दो मेरे को, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मान लिया हमारे पास 1 करोड़ रुपए है, और 1 करोड़ रुपए में हमें कोई धंधा करना है, तो और ऐसा तो नहीं करेंगे ना कुछ पैसा इसमें लगा देंगे कुछ उसमें लगा देंगे, पता पड़ा ये भी काम, ये भी प्रोजेक्ट अटका पड़ा है और वो भी प्रोजेक्ट अटका पड़ा है। अगर 1 करोड़ में दोनों काम हो जाएंगे तो बात अलग है, लेकिन मैं तो एक पे ही फोकस करूंगा ना, या तो मैं ये अच्छे से करूंगा या तो ये अच्छे से करूंगा, ठीक है ना। और वरना अगर दो नाव में सवार रहूंगा तो फिर तो भैया पता ही है, फिर तो फटेगी। अरे मतलब यार तुम अब कर रहे हो क्या, नहीं नाव, अच्छा मैं तभी तो कह रहा हूँ कि तुम्हारा बस चले तो मशीनरी को भी चबा जाओगे तुम, नाव फट जाएगी। सुनो,
तो मेरे को ये डिसाइड करना है कि मेरे को कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स बनाने हैं, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। चलो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? लेट सपोज मैंने डिसाइड कर लिया। अब अगला सवाल मेरे मन में आएगा, लेकिन उसको आने से पहले एक चीज हो रहा है यहाँ पे। पहले तो मेरे को ये डिसाइड करना है, कि क्या बनाना है। अभी ये भी तो डिसाइड करेंगे ना कितना बनाना है। देखना ये वाला जो बुलेट लिखा हुआ है सबसे ऊपर, क्या लिखा हुआ है? इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कि कितनी क्वांटिटी में मेरे को क्या प्रोड्यूस करनी है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। कितनी भी बना लेंगे ना, कितनी भी। क्यों नहीं बनाएंगे कितनी भी? क्योंकि मार्केट में क्या भी देखनी है, डिमांड भी देखनी है, और दूसरी बात अपनी भी तो औकात देखनी है। हाँ बोलो ना, बिकॉज मेरे पास तो क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। हाँ बोलो ना। मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया की सप्लाई मैं ही करूँ, पूरी दुनिया का सप्लायर मैं ही बनूं, और कोई सप्लायर हो ही ना। लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। बात समझ में आ रही है? कैसे? कैसे? तो कोई रोड मैप तो हो हमारे पास, या मैं यहाँ पे खड़े होकर बोल दूं, इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि कल के कल मुकेश अंबानी को खरीद दूंगा। ये मसूद ने पूछा भैया रोड मैप बताना, प्लान बताना क्या है। नहीं नहीं नहीं, मैं कर दूंगा, देख लूंगा मैं। ये तो फिर तुम बोलोगे कि भैया नहीं नहीं तुम फेंकते जाओ और हम लपेटते जाएंगे। ठीक है ना? कोई रोड मैप, कोई प्लान तो हो ना हमारे पास। समझ में आ रही है बात? मान लीजिए अगर इलोन मस्क बोलता है ये बात, या जेफ बेजोस बोलता है, तो एक बात को समझ में आती है, ना कि भाई उसके पास है उतने रिसोर्सेज कि वो फेंक नहीं रहा है, वो खरीद लेगा। लेकिन अगर हम अभी वो बोलेगा ए तू मेरे को खरीदने की बात कर रहा है, पूरा मुजफ्फरनगर कल से मेरा, ठीक है ना, बता पैसा कितना है सारा, वो पूरा खड़े खड़े खरीद लेगा। समझ में आ रही ना बात? तो ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल। वो तो बात ठीक है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, लेकिन रिसोर्सेज भी तो हमारे पास, किसी बेस पे तो बोल रहे हो हम, वो बेस तो होना चाहिए। इतनी तो बोलेंगे जितनी हजम हो सकती है, डाइजेस्ट हो सकती है। हाँ जी। तो मेरे को ये डिसाइड करना है इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। देखो पहली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, और इसके अंदर भी मेरे को दो चीज डिसाइड करनी है। पहली, मेरे को कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं। सारे बच्चे बोलो, ऐसे नहीं बात बनेगी। या कैपिटल गुड्स बनाने हैं? कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या, जब डिसाइड कर लेंगे तो फिर क्या मन में लेके आएंगे कि कितना बनाना है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है ना? इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, इफ मोर ऑफ वन गुड इज टू बी प्रोड्यूस्ड। अगर आप एक गुड को क्या करोगे, ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था कि अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज है कि वो हमें अलाउ कर रहे हैं कि हम दोनों काम कर सकते हैं, मैंने 50-50 लाख रुपए दो प्रोजेक्ट में डाल दिए, एक कंज्यूमर गुड वाले प्रोजेक्ट में और एक किसमें, कैपिटल गुड वाले प्रोजेक्ट में। थोड़ा तेज बोलो बच्चों यार। एक तो किसमें, कंज्यूमर गुड वाले प्रोजेक्ट में, और दूसरा कैपिटल गुड वाले प्रोजेक्ट में। अब ना मुझे लगा यार मेरे को संभल नहीं रही है चीजें दोनों में ना, मैं ना किसी में भी क्या नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे कस्टमर ना तो वहां पे सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, ना यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। वो कंप्लेन करते हैं तो मैं उनकी कंप्लेन सुनूं, या इनकी कंप्लेन करते हैं ये सुनूं। मेरे पास तो टाइम तो क्या है, लिमिटेड ही है। ठीक है ना? रिसोर्सेज भी क्या है, लिमिटेड है। 50-50 लाख मैंने लगा दिया। अब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ना कैपिटल गुड्स में से पैसा निकाल करके बच्चों क्या करना है, कंज्यूमर गुड्स में लगाना है। किस में लगाना है? आप मेरे को बताओ कि कंज्यूमर गुड्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी या कम होएगी? बढ़ेगी, क्योंकि मैं उसमें पैसा ज्यादा लगा रहा हूँ, कम लगा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं एक गुड का प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा अब, तो दूसरे का क्या होएगा, यानी कि मैं एक को अडॉप्ट करने के लिए दूसरे को क्या कर रहा हूं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखना। जो नीले शब्द है वो क्या बोल रहे हैं, इफ मोर ऑफ वन गुड इज टू बी प्रोड्यूस्ड। अगर आपको एक गुड की क्वांटिटी क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी, देन सोसाइटी से मतलब है प्रोड्यूसर, क्योंकि हम प्रोड्यूसर के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। तो प्रोड्यूसर हैज टू सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ अदर्स। तो जो प्रोड्यूसर है उसे दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है? कुछ भी हो, मान लिया अगर मैं गुड्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है ना, मान लिया मैं बिजनेस भी करता हूँ, और मैं क्या भी कर रहा हूँ, टीचिंग भी कर रहा हूँ। क्या भी कर रहा हूँ, टीचिंग भी कर रहा हूँ। लेट सपोज बच्चे, ये हॉल फुल हो गया पूरा,
और बाकी कुछ बच्चे और रह गए, इतने बच्चे और रह गए, और मैं इसमें मेरी कैपेसिटी नहीं है। अब ऐसे तो नहीं है कि इधर किसी पड़ोस के घर में घुस जाएंगे हम, पड़ोसी के, ऐसा तो नहीं है ना। मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, एक नया बैच बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, नया बैच बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। और मैं क्या भी करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ। क्या भी करता हूँ, मैं जब यहाँ से फ्री होता हूँ तो मैं किस में इन्वॉल्व रहता हूँ, अपने बिजनेस में, मैं अपने वेंचर को देखता हूँ। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बैच और बनाना पड़ेगा। अगर मैं ये वाली सर्विसेज बढ़ाऊंगा, इनका लेवल बढ़ाऊंगा, या ये एक्टिविटीज में ज्यादा परफॉर्म करूंगा, ये टीचिंग सर्विसेज वाली, तो मेरे को किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिजनेस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये इक्वली किसके लिए भी एप्लीकेबल होता है, सर्विस के लिए भी। सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं एक काम कर रहा हूं तो मेरे को दूसरे का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। तुम यहाँ पे पढ़ने आए हो तो तुम भी तो बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करके आए हो। एक बच्चा बोल रहा है मेरे को चैटिंग करनी थी, तो मैं वो सेक्रीफाइस, मैंने टाइम दिया हुआ था किसी को, ठीक है ना। मतलब कोई कस्टमर वगैरह था मेरे बिजनेस का, उससे बिजनेस डीलिंग होनी थी, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दूं बच्चों, बेसिकली क्या है, ध्यान से सुनना, अभी बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ पे एक बच्ची पढ़ती है देहरादून से, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास चलती है उसकी, और उसकी क्लास की टाइमिंग है 3:15 से 4:15, और एक है 4:15 से 5:15। समझ में आ रही है बच्चों बात। और होता क्या है कि जो उसकी 3:15 वाली क्लास होती है वो मैं घर से चालू करके आता हूँ, और वो क्लास कभी उसकी 4:15 खत्म हो जाती है, कभी 4:30 खत्म होती है, और कभी कभी क्लास छोटी हो तो 4 बजे भी खत्म हो जाती है, 45 मिनट की अगर क्लास हो तो। लेकिन उस टाइम पे मैं यहाँ पे रहता हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे याद नहीं रहता वो अगले वाली क्लास चलाना, क्योंकि मैं आपके बैच में यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ तो मैंने कोई चीज को तो सेक्रीफाइस किया ना। आज भी ऐसा ही हुआ है कि मैं वो क्लास चला नहीं पाया, भूल गया, क्योंकि मैं आपके साथ बिजी हूँ। लेकिन अगर मैं फ्री होता, और देखो मेरे को अभी भी पता है कि वो क्लास नहीं चली है, लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे बाउंड हूँ, है ना, मैं बाउंड हूँ आपके साथ, आपको सर्विसेज देने के लिए। मैं अभी बीच में रोक करके वो नहीं चालू करवा सकता ना। तो मैंने इसको अपनाने के लिए, इसको अडॉप्ट करने के लिए किसी को तो क्या किया, सेक्रीफाइस किया ना। ये हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल होगी बात, समझ में आई ना। तो ये वही बोल रहा है। अच्छा, मैंने ये डिसाइड कर लिया क्या बनाना है और कितना बनाना है। अब ये डिसाइड करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। बच्चों दो टेक्निक होती है, ध्यान से समझना। एक होती है एलआईटी, क्या होती है, एक होती है सीआईटी। एलआईटी का मतलब होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्या होता है, दूसरा होता है सीआईटी, होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। नमन भैया ये शब्द आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, इंसेंटिव करके बोल रहे थे आप कुछ। बच्चों मैं इंसेंटिव नहीं बोल रहा हूँ, बिजनेस में मैं आपको इंसेंटिव समझा के आया हूँ। इंसेंटिव होती है जो एड ऑन चीज देते हैं, जो फैसिलिटीज वगैरह देते हैं, जो एक टाइप का लालच देते हैं अपने एम्प्लॉइज को। जो मैं कमीशन वाली बात वो बोल रहा था, वो तो मैं बोल रहा था इंसेंटिव। अभी बोल रहा हूँ मैं इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है बेस्ड। अब इसको पढ़ो यहाँ पे, एलआईटी मतलब लेबर बेस्ड टेक्निक, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव मतलब कैपिटल बेस्ड टेक्निक, ठीक है ना। अभी क्या होती है, मैंने डिसाइड करा कि मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, अब कंज्यूमर गुड्स में अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर, है ना, अपने प्रीमाइस, प्रीमाइस मतलब फैक्ट्री, प्रीमाइस के अंदर मैं लेबर से भी काम करा सकता हूँ, प्योर प्योर। किससे काम करा सकता हूँ, जहाँ पे लेबर अपने हाथों से बनाएंगे वो प्रोडक्ट। दूसरा मैं मशीनरी भी इंस्टॉल करा सकता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है ना, कि मैं उसी प्रोडक्ट को या तो मैं लेबर के थ्रू बनवाऊं, या मैं लेबर का ना यूज करूं, किसका यूज करूं, मशीनरी का यूज करूं। तो मैं मशीनरी को भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो जो लेबर को यूज करके जो प्रोडक्शन होता है, उस टेक्निक को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि एलआईटी। और जब जब मशीनों का ज्यादा यूज होता है, किसका यूज होता है, मशीन्स का ज्यादा यूज होता है हमारी फैक्ट्री के अंदर, हमारे प्रीमाइस के अंदर, तो उसे बोलते हैं बच्चों कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि मशीनों में पैसा लगता है, और पैसे को बोलते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे ये है, चीनी मिल है, क्या है, तो चीनी मिल में आपको क्या लगता है, वैसे तो लेबर भी है वहां पे, क्या भी है, क्योंकि मशीनरी को कौन ही ऑपरेट करेगी, लेबर ही तो करेंगे। लेकिन वो ज्यादा डिपेंड किसके ऊपर है, मशीनरी के ऊपर या लेबर के ऊपर, मशीनरी के ऊपर। मशीनरी नहीं होगी तो लेबर क्या करेंगे, हाँ बोलो, और लेबर नहीं होगी तो वैसे तो मशीनरी क्या करेगी। समझ में आई ना बात। और जैसे वो आपने अगर मिर्जापुर देखी होगी, मिर्जापुर सीजन 2 देखा है आपने, या आई थिंक सीजन 1 में है, नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं, देखना मत। तो वो एक पंकज भैया होते हैं वहां पे,
कालीन भैया, पंकज त्रिपाठी, ठीक है ना। और एक पॉलिटिशियन होता है, वो बोलता है कि त्रिपाठी कि तुम्हारा काम चलेगा नहीं हमारे बगैर। तो वो त्रिपाठी क्या बोलता है कि मंत्री जी, ना तो मैं तुम्हारे से हूं और ना तुम मेरे से हो, हम दोनों एक दूसरे से हैं। तुम सोचो, तुम सोचो कि नमन भैया का काम हमारे से चल रहा है तो गलत हो, और अगर मैं ये सोचूं कि मेरे बिना तुम्हारा काम चलेगा नहीं तो मैं भी गलत हूं, हम दोनों ही गलत फहमी में हैं। ना तो तुम मेरे से हो ना मैं तुम्हारे से हूं, हम दोनों एक दूसरे से हैं। ऐसे ही बिजनेस में होता है बच्चों, बिजनेस में भी तो ऐसे होता है। अगर कस्टमर को गलतफहमी हो जाए, अबे मैं आता हूं तो तुम्हारा बिजनेस चलता है, तो कस्टमर गलत है। और अगर बिजनेसमैन ये सोचने लगे मैं गुड्स देता हूं तो तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे खुश होते हैं, समझ में आ रही है बात, तो बिजनेसमैन भी गलत है। ना मैं तुम्हारे से हूं ना तुम मेरे से हो, हम दोनों किससे है, एक दूसरे से है, ठीक है ना। तुम्हारा काम मेरे से चलता है, मेरा काम तुम्हारे से चलता है, तो ये चीज साथ में वर्क करती है। एक सिंगल सिंगल स्टेटमेंट देखो तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे चीनी मिल है, तो चीनी मिल में उसमें क्या है, बेसिकली कैपिटल ज्यादा लगी हुई है। कैपिटल माने पैसा ज्यादा लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है ना, बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है। तो उसको मैं एलआईटी वाला बोलूंगा या सीआईटी वाला बोलूंगा, सीआईटी बोलूंगा। लेकिन लेट सपोज एक ना, बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, एक कंपनी है, मेरे को जो एग्जांपल याद आ रहा है वो अब बता रहा हूँ। हाँ, कौन तो अच्छे से बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दी। किस अच्छा, ईंटों का भट्टा, वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जांपल दे। चलो मैं पहले इसको ही कंसीडर कर लेता हूँ। जो ब्रिक फील्ड होता है, क्या होता है, ब्रिक फील्ड, ठीक है ना, ईंट का भट्टा जिसे बोलते हैं, जिसमें ईंट पक करके तैयार होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एलआईटी का यूज होता ज्यादा है या सीआईटी का यूज होता है, एलआईटी का, क्योंकि वहां पे मशीनरी नहीं होती, वहां पे लेबर ज्यादा होती है। मशीनरी तो कुछ भी नहीं है, बस एक उनकी वो, उसको मशीनरी भी नहीं बोल सकते, वो जो चिमनी है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, हाँ, तो उसे मशीनरी भी नहीं बोल सकते ना। बेसिकली उसमें तो क्या होता है, बस आग लग रही है, अंदर वो पक रही है ईंटें। समझ में आ रही है बच्चों बात, बिल्कुल। मैं जो एग्जांपल, एक तो ये वाला एग्जांपल हो गया, एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कंपनी है करके, इकोकारी करके एक कंपनी है, इकोकारी। वो क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, बड़े सारे जो प्लास्टिक के पैकेट्स होते हैं ना, जो ये चिप्स वगैरह के, कुरकुरे के, या जितने भी तुम्हारे स्नैक्स वगैरह हो गए, तो इनके पैकेट्स वो क्या करती है, इकट्ठा करती है। या लोग उन्हें क्या भी कर सकते हैं, वो जैसे जो थोड़े एनवायरमेंट सेंसिटिव लोग होते हैं ना, तो वो जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं, तो वो इधर उधर नहीं डालते वो पैकेट को, वो सारे वो पैकेट इकट्ठे करते हैं और उनको बराबर से उनकी डिलीवरी उस कंपनी में कर देते हैं। तो ये कंपनी एनवायरनमेंट के लिए बड़ा अच्छा काम कर रही है। कैसे, वो उन पैकेट को इकट्ठा करती है, फिर उन पैकेट को वो साफ सफाई करती है बराबर से, उनको अलग अलग करती है, और फिर उनसे ना बैग्स बनाती, कैरी बैग्स बनाती है लेडीज वगैरह के लिए, ठीक है ना। और फिर ये बैग्स को क्या करते हैं, वो बैग्स को कंज्यूमर परचेज करता है। तो इससे ना क्या देखो, दो चीजें, दो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है बच्चों। एक तो एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा जा रहा है, क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा जा रहा है, और जो हमारा वेस्ट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो प्लास्टिक का जो यूसेज है वो कम हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं उसको हम किस में यूज कर रहे हैं, अपने फैशनेबल चीजों में यूज कर रहे हैं। जो हमारी क्या होती है, एसेसरीज होती है, उनमें क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। समझ में आई बच्चों बात। तो ये जो इकोकारी कंपनी है, ये मशीनरी का लेट्स से कम यूज करती है, बहुत ना के बराबर यूज करती है। ज्यादातर इनके ये क्या होते हैं, हैंडमेड होते हैं। क्या होते हैं, हैंडमेड होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैंडमेड होते हैं ना। तो उन्हीं वो कौन सी टेक्निक लगा रहे होते हैं, सीआईटी या एलआईटी, एलआईटी माने लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो मेरे को बच्चों ये डिसाइड करना है कि वेदर आई हैव टू यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि शॉर्ट में बोले वेदर आई हैव टू यूज, बोलो, एलआईटी और सीआईटी। अब ये तो बच्चों मल्टीपल चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एलआईटी को यूज करना और सीआईटी को यूज करना बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। बताना शुरू करूं, जैसे मेरे पास बहुत पैसा है, अंधा पैसा, अंधा, बताओ मैं क्या यूज करूंगा, वेरी गुड, मैं क्या यूज करूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, एलआईटी यूज करूंगा। जहां पे मैं धंधा करने जा रहा हूं, जहां पे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने जा रहा हूं, वहां पे लेबर मिलती नहीं है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मजबूरन सीआईटी यूज करूंगा। भर भर के लेबर मिलती है वहां, तो मैं क्या यूज करूंगा, एलआईटी यूज करूंगा। भर भर के लेबर तो मिलती है, लेकिन बहुत महंगी है लेबर, लेबर बहुत महंगी है, नखरे हैं लेबर के, 5-5 हजार रुपए मांग रहे हैं, बताओ, ठीक है ना, एक एक दिन के 5-5 हजार रुपए मांग रहे हैं, इतने नखरे हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा,
और लेबर अवेलेबल है, बहुत सस्ते रेट पे अवेलेबल है। बोलो, तो मैं LIT यूज करूंगा। इससे पहले वाले केस में जब नखरे थे उनके तो मैं CIT यूज कर रहा था। तो ये तो मल्टीपल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? यस और नो? हाँ बोलो बच्चों यार, हाँ बोलते रहा करो आप, ठीक है। बिल्कुल, एक फैक्टर तुमने भी बोला है। ये बोल रहा है कि अगर मेरे को प्रोडक्शन बड़े स्केल पे करना है, बड़े स्केल पे करना है, मेरे को सप्लायर, बड़ा सप्लायर बनना है कम टाइम में, तो मैं किसको यूज करूंगा? मैं तो छुप 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 करके चलूंगा, तो LIT भी यूज कर सकता हूँ। हाँ कर सकता है, यूज कर सकता है। और आज के दिन पे ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं है कि जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज ना हो रहा हो, मशीनरी का यूज ना हो रहा हो। बस डोमिनेंसी देखनी पड़ेगी कि ज्यादा जरूरी, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया, सबसे पहला ही एग्जांपल मैंने ये दिया था शुगर मिल का। शुगर मिल में कैपिटल भी लग रही है, लेबर भी लग रही है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? एक बार को अगर 5 बंदे एब्सेंट हो गए, एक बार को अगर 5 बंदे एब्सेंट हो गए शुगर मिल में, तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर मशीनरी खराब हो गई, हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, बेसिकली चीनी मिल में मेरे को कैसे पता है? क्योंकि मैंने कुछ शुगर मिल का ऑडिट किया हुआ है, मतलब उनके अकाउंट्स की चेकिंग वगैरह की हुई है। तो उसमें क्या होता है ना, बेसिकली शुगर मिल में बॉयलर होता है। क्या होता है? बॉयलर समझते हो आप? जिसमें वो रस होता है ना गन्ने का, वो पकता है। और इसमें जो हमारे यहीं पे जो फसाना में जो मिल है, चीनी मिल है, शुगर मिल है, इसमें ना अक्सर ऐसा होता है कि 5-6 साल में एक बार बॉयलर फट जाता है। मतलब ये एक्सीडेंट ही होता है कि बॉयलर फट जाता है, तो उससे काफी लॉस होता है। अच्छा एक बात मैं क्या समझाना चाहता हूँ, तो मैं समझाना चाहता हूँ, मान लिया बॉयलर फट गया, बॉयलर क्या हो गया, और उसको 15 दिन लगेंगे वापस से ठीक होने में। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, क्या काम रुक जाएगा या चलता रहेगा? क्यों? सारी लेबर खाली बैठ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली रस तो उसी में पकेगा ना, और वही फट गया। तो अब यहाँ पे देखो, तेरे एग्जाम्पल में इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों ही टेक्निक लग रही है, LIT भी लग रही है। LIT मतलब बेसिकली क्यों लग रही है? लेबर के में जरूरत क्यों है? मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ज्यादा डोमिनेटिंग पावर में कौन है, पोजीशन में कौन है? CIT, मशीनरी। क्योंकि अगर लेबर एक बार को 2 4 5 लेबर 10 लेबर एब्सेंट हो गई तो प्रोडक्शन चल सकता है, मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मशीनरी बंद हो गई ना, तो लेबर सारी खाली बैठ जाएगी। दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे CIT बेस्ड। क्या बोलेंगे? अब जैसे नॉर्मली मैं पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लाइट आए या नहीं आए, गर्मी बच्चे एडजस्ट कर लेते थे, गर्मी लग रही है तो एडजस्ट कर लेते थे, ठीक है ना। और मैं आता था, मुझे केवल क्या चाहिए? माइंड चाहिए मेरा, कि मेरे माइंड की प्रेजेंस यहाँ पे हो और बच्चे हो सामने, मैंने पढ़ाना चालू कर दिया, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आई बात? लेकिन आज सब कुछ है, आज मैं भी हूँ, मेरा माइंड भी यही है, बच्चे भी यही है। लेकिन अगर लाइट प्रॉब्लम कर देना, तो बच्चों हमारी क्लास कंडक्ट नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो सिस्टम है, ये जो नोट्स है, मैं कैसे बता पाऊंगा आपको? समझ आ रही ना बात? या तो मैं बोल के लिखवाऊंगा आपको, समझा ना। तो मेरी डिपेंडेंसी आज के टाइम पे किस किस पे ज्यादा हो गई? टेक्नोलॉजी पे। किस पे हो गई? तो आज के दिन पे एक टाइम था कि जब मैं किसको ज्यादा डोमिनेट कर रहा था? LIT को, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा यूज कर रहा था। लेकिन आजकल किसको यूज कर रहा हूँ? CIT को। समझ में आई ना? अच्छा, वो वैसे भी मैंने कल भी बताया था, वो नैन्सी दीदी के लिए, मेरे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बैकअप प्लान के लिए रखा हुआ है कि कभी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो जाए। जैसे अभी पिछले कुछ टाइम पहले हो गया था, अभी 2 हफ्ते पहले हमारे जो सुबह के बैच है 12th वाले, तो सुबह के बैच थोड़े अफेक्ट हो गए थे क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी यहाँ पे। बेसिकली जब बारिश हुई तो फॉल्ट हो गया था, तो 1-2 दिन लाइट होने में, रिकवर होने में वो उससे टाइम लग गया, तो दिक्कतें हुई। खैर हमने उसमें भी एडजस्ट करा, मैंने बाहर पूरा चलाया बैच विदाउट किसी चीज के, जैसे पहले कराता था, वो जस्ट इसलिए कि टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन फिर भी हमारी क्लास क्या होती है? अफेक्ट होती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स नहीं होगी, ये कास्टिंग नहीं होगी, यहाँ पे बराबर से नहीं होगा, गर्मी लगेगी बच्चों को, बच्चों मेरे पास ऐसे देखेंगे, अरे भैया बस बस करो अब तो बहुत हो गया, थोड़ी 15 मिनट में ऐसे करने लगते हैं, तो दिक्कतें होती है। समझ में आई ना बच्चों बात? तो आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा कि आप LIT को यूज करोगे या CIT को यूज करोगे। वापस से पहली प्रॉब्लम, क्या बनाना है? व्हाट टू प्रोड्यूस। उसमें कितनी चीजें डिसाइड करनी है? दो, कि वेदर कैपिटल गुड्स बनाने हैं या, और फिर ये डिसाइड कर लोगे तो ये डिसाइड करना है कि कितने बनाने हैं, यानी कि कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं।
अगला सवाल क्या आएगा मन में, कैसे बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, LIT यूज करके बनाना है या, और मैंने इसके लिए बता दिया आपको मल्टीपल फैक्टर डिपेंड के ऊपर डिपेंड होता है कि हम कौन से फैक्टर को यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो देख लेते थे। इट रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब है हमें क्या करना है बच्चों, सिलेक्ट करना है किसको, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को। दिस प्रॉब्लम रिवील्स टू फैक्ट, और इस प्रॉब्लम में हमें दो फैक्ट के बारे में जानने का मौका मिलेगा। सोसाइटी वो क्या है कि सोसाइटी हैज टू डिसाइड वेदर टू यूज, सोसाइटी का मतलब है बच्चों प्रोड्यूसर से, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सोसाइटी का मतलब यहाँ पे है प्रोड्यूसर, कि प्रोड्यूसर को ये डिसाइड, मतलब ऐसे नहीं गलत लिखा हुआ है, सोसाइटी का मतलब यहाँ पे किससे है, प्रोड्यूसर। कभी सोसाइटी को कट करके क्या लिख दो, प्रोड्यूसर लिख दो, प्रोड्यूसर उसको अंदर उसका मीनिंग है, ठीक है ना, लिखना तो सोसाइटी है। तो सोसाइटी हैज टू डिसाइड वेदर टू यूज, सोसाइटी को ये डिसाइड करना है, माने किसके लिए पढ़ रहे हैं हम ये सारी चीजें, प्रोड्यूसर के लिए। तो प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना है कि वेदर वो क्या यूज करेगा, LIT या CIT। नीचे पढ़ना लाइन क्या लिखी हुई है, द चॉइस वुड डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम कौन सी टेक्निक को चूज करेंगे ये बड़े सारे फैक्टर के ऊपर बच्चों डिपेंड करता है। जो बहुत सारे फैक्टर मैंने अभी गिनाए आपको, कि लेबर अवेलेबल है या नहीं है, मेरे पास पैसा है या नहीं है, लेबर अवेलेबल भी है तो सस्ती है या नहीं है, मेरे को सप्लायर छोटा बनना है या बड़ा बनना है, मेरे को जल्दी ग्रोथ करनी है या स्लो ग्रोथ करनी है। तो इन सारी चीजों के ऊपर मेरे को डिपेंड करता है कि मैं कौन सी टेक्निक क्या करूंगा, यूज करूंगा। मान लिया मेरा मन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कवरेज कर पाऊं, और इनफैक्ट बुढ़ाना के अंदर नहीं, बुढ़ाना से बाहर भी मैं अपनी एक्सेसिबिलिटी करा पाऊं, जो बाहर के बच्चे उनको भी अपनी सर्विसेज दे पाऊं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, LIT को यूज करते रहना पड़ेगा, CIT पे शिफ्ट होना पड़ेगा, CIT पे शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन एक बंदे का मोटिव भी नहीं वगैरह, आराम से पढ़ा रहे हम तो बस बुढ़ाना में ही सही है, ठीक है ना, हमें ज्यादा कुछ जिंदगी में चाहिए नहीं, हम तो बस अपने कंफर्ट जोन में आ गए, ठीक है ना। एक बंदा है मान लिया उसकी एज हो गई, अब उसे जिंदगी में ज्यादा चाहिए नहीं, अब मेरा खोलता हुआ खून है, समझ में आ रही है ना बात। तो मुझे भाई यार एक बंदा नहीं समझ रहे यार आप, अब जवानी में एक इंसान मेहनत नहीं करेगा तो बुढ़ापे में करेगा, ठीक है ना। अरे हाँ तो बोलो नालायक। हाँ जी। तो अभी क्या है कि मेरी जो ड्रीम्स है, मेरे जो एस्पिरेशंस है वो ज्यादा है, तो मेरे को क्या किसको यूज करना पड़ेगा, बोलो ना, किसको यूज करना पड़ेगा, CIT को यूज करना पड़ेगा। मैंने पूरे एफर्ट्स डाले अपने मतलब ये टॉपिक को समझाने के लिए। आप मेरे को बताओ कहीं मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं अपने आप को ही समझाए जा रहा हूँ, या तुम्हें आ रहा है समझ में। चलो देख लो। तो चॉइस बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज लेबर एंड कैपिटल एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस। यहाँ पे तो बहुत कम चीजें लिखी हुई है, इसने तो बताया कि लेबर या कैपिटल अवेलेबल है या नहीं है, उनका प्राइस क्या है। हमने तो और भी बहुत सारे फैक्टर देखे, वो बात अलग है कि तुम नहीं लिख रहे हो, ठीक है, कई बार कहने के बावजूद भी। हाँ, अरे घर जाके तो बहुत कुछ करना है भाई। आगे नेक्स्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस। पहला क्या था, हाँ यार नमन भैया अब ज्यादा हो रहा है, अब नहीं चिल रहा है, अब तुम बार बार ही बोले जा रहे हो। अरे बेटा क्या करूं कि क्या है ना कि माइंड में सेट करना चीजों को, तो यही तरीका है मेरे पास कि पहले मैं समझाऊंगा और बार बार जब तक ये मतलब समझो ना कि तब तक नहीं छोड़ूंगा कि जब तक आप अपना ब्लड टेस्ट करा के आओ, चिंटी को खून दे के आओ अपना, और वो चिंटी टेस्ट करके ये ना बता दे कि तुम्हारे ब्लड में तो A+A- नहीं आ रहा, तुम्हारे ब्लड में तो इकोनॉमिक्स निकल के आ रही है, ठीक है। तब तक तुम अंदर से ना बोल दो कि नमन भैया बस बस करो, अब बहुत हो गया, अब आ गया ये, अब मत बोलो। अरे चिंटी जो सैंपल लेगी, कोई भी वहां पे होती है ना चिंटी लैब पे। हाँ जी। मैं क्या बोल रहा था, अच्छा हाँ, तो पहली प्रॉब्लम क्या है, अच्छा हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है और कितना बनाना है, ये एक में कवर है। फिर दूसरा कैसे बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब तीसरा है बच्चों फॉर होम टू प्रोड्यूस, कल भी मैंने इसका बहुत बोला था। फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए काम करना है बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, एक चिक चिक करने वाले, एक क्वालिटी वाले। चिक चिक करने वाले को क्या बोलते हैं हम, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर। एक तो होता है प्राइस सेंसिटिव कस्टमर, एक होता है क्वालिटी सेंसिटिव। एक होता है जो प्राइस के ऊपर मरता है, किसके ऊपर मरता है, उसको प्राइस से फर्क पड़ता है, एक को फर्क पड़ता है क्वालिटी से। मार्केट में बड़े सारे कस्टमर ऐसे होंगे जो प्राइस के ऊपर मर जाते हैं, किसके ऊपर मर जाते हैं, अच्छा यहाँ पे प्राइस कम है तो चल हम तो वहीं पे जा रहे हैं, ठीक है ना, हम तो उसी से लेके आएंगे।
समझ में आ रही है आपको बात? तो वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर होते हैं। क्या होते हैं? प्राइस सेंसिटिव कस्टमर। भाई यहाँ तो इतने का मिल रहा है प्रोडक्ट, वहाँ इतने का मिल रहा है, तो भाई ठीक है ना, तुम्हें जहाँ जाना है, तुम प्राइस सेंसिटिव कस्टमर हो तो तुम प्राइस को देखोगे, तुम क्वालिटी सेंसिटिव हो तो क्वालिटी चाहिए होगी। और कुछ कस्टमर कैसे होते हैं? क्वालिटी सेंसिटिव। कैसे होते हैं? क्वालिटी सेंसिटिव। क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर कैसे होते हैं? जिनको किससे फर्क पड़ता है? भाई क्वालिटी चाहिए, ठीक है ना, प्राइस से कोई मतलब नहीं है। प्राइस प्राइस तो नो डाउट कि प्राइस तो लगेगा ही जब मेरे को क्वालिटी चाहिए तो, ठीक है ना। लेकिन एज अ प्रोड्यूसर तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसके लिए काम करोगे। बच्चों, जो बीएमडब्ल्यू बनाता है वहां पे कोई सेंट्रो लेने नहीं जाता। तुम ये सोचो कि मैं एक टाइम पे सबको सेटिस्फाई कर दूंगा, तो भूल जाना बेटा। अपना बिजनेस करोगे ना, हमेशा ध्यान रखना, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें प्राइस सेंसिटिव वाले के लिए काम करना है, या एक, अगर दोनों के लिए काम करोगे ना तो कुछ भी नहीं बन पाओगे, ना तो प्राइस को हासिल कर पाओगे, ना ही क्वालिटी, क्योंकि एक जगह पे बच्चों दोनों नहीं आएंगे, ठीक है ना। जहां पे प्राइस, एक सेकंड, जहां पे प्राइस सेंसिटिव कस्टमर होगा, कौन होगा? वहां पे क्वालिटी वाला भटकेगा क्या? क्यों? अरे यहाँ पे चिंदी चीजें मिलती है। क्या मिलती है? हम जाएंगे क्या, हमें साला हमारा स्टैंडर्ड घट जाएगा। हाँ बोलो। और जहाँ पे क्वालिटी सेंसिटिव, मतलब जो जो जहाँ पे क्वालिटी सर्व होती है, क्या सर्व होती है, वहां पे क्या प्राइस वाला भटकेगा क्या? वो क्योंकि उसकी औकात से बाहर है, समझा ना। हाँ बोलो। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। मीडियम बनाने लगे? मीडियम कुछ, हाँ देखो, मीडियम कुछ नहीं होता, मीडियम कुछ नहीं होता। ये जो हमने बताया ना कि मीडियम जो चीज है, मीडियम डिपेंड करता है किसी इंसान की इनकम के ऊपर। ध्यान से सुनो बच्चों, आज तुम कोई 500 रुपए का प्रोडक्ट बना रहे हो, अनंत, आज तुम 500 रुपए का प्रोडक्ट बना रहे हो, और मैं 100 रुपए कमाता हूँ। मैं कितने कमाता हूँ? तो मेरे लिए वो 500 का प्रोडक्ट क्या है? हाई एंड क्वालिटी का प्रोडक्ट है, या लो है, या क्या है? हाई है। हाँ, अरे तूने ध्यान से नहीं सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरा ध्यान कहाँ है पे इधर। मैं कह रहा हूँ कि तू 500 रुपए का प्रोडक्ट बनाता है और मैं 100 रुपए कमाता हूँ, तो अगर मेरे को वो प्रोडक्ट खरीदना है तो मेरे लिए वो प्रोडक्ट अच्छा होगा या चिंदी प्रोडक्ट होगा? क्यों? क्योंकि मेरी औकात से बाहर है। मुकेश अंबानी से पूछ के देखो, ये 500 रुपए वाला प्रोडक्ट कैसा है, उसके लिए भी उसकी औकात से बाहर है, चिंदी प्रोडक्ट है, वो पूरा के पूरा खड़े के खड़े प्रोड्यूसर को खरीद देगा, समझा ना। तो बेटा ये कोई चीज नहीं होती, ये जो मीडियम मीडियम होता है कुछ चीज नहीं होती, ये डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। आज जो चीज मेरा ड्रीम है लेना, है ना, और मेरी औकात से बाहर है, आज तो वो मुझे हाई एंड लग रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि जब मैं ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी चीजें खरीद दूंगा, तो उस टाइम मुझे वो चीजें छोटी होके दिखेगी। समझ में आ रही है बात? मैटर करता है क्या? मैटर करती है क्वालिटी। क्या मैटर करती है? क्वालिटी या बस प्राइस। मीडियम कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना। वो तो प्रॉपर प्रॉपर किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी। जिसकी इनकम से बाहर है वो चीज, वो उसके लिए हाई एंड है, जिसकी इनकम के लिमिट में है, अंदर है, उसके लिए वो कुछ भी नहीं समझ रहा उसे, ठीक है ना। तो वो चीज है, बस आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए काम करना है। अगर मान ले तुमने प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए काम करते हो, और तुम किसके लिए काम करते हो? प्राइस सेंसिटिव के लिए, है ना। और तुम क्या देने लगे? क्वालिटी देने लगे। क्या देने लगे? क्वालिटी देने लगे। तो प्राइस सेंसिटिव वाले कस्टमर को वो भी नहीं हजम होगी, है ना, उसको हजम भी नहीं होगी। कुछ लोग तो हजम कर लेंगे, कुछ कुछ को हजम नहीं होगी। और अगर तुम काम किसके लिए करते हो? अगर तुम क्वालिटी सेंसिटिव के लिए काम करते हो, और तुमने कौन भी बैठा लिए वहां पे, कौन भी बैठा लिए, ये तो वही वाला एग्जांपल हो गया। अगर तुम किसके लिए काम करते हो? प्राइस सेंसिटिव के लिए। अरे बोलो ना भाई, यार तुम बोलते तो हो नहीं हो, ठीक है ना। जल्दी से चलो वापस से देखते हैं एक बार। अगर हम प्राइस सेंसिटिव के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, और वहां पे कौन आ गया? तो क्वालिटी वाले का क्या घुटेगा वहां पे? दम घुटेगा, क्योंकि तुम तो किसके लिए काम कर रहे हो, उसे वो क्वालिटी नहीं जमेगी तो वो आएगा नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन अगर तुम क्वालिटी वाले के लिए काम कर रहे हो, तो प्राइस सेंसिटिव वाला वहां पे भटकेगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले बाहर के बाहर हो जाएगा, क्योंकि क्वालिटी के लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा। और प्राइस सेंसिटिव वो अंदर तक आएगा ही नहीं आपके शोरूम में, वो शोरूम में ही नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअली में वो बाहर से पता पड़ेगा या अंदर से पता पड़ेगा? बाहर से पता पड़ेगा। हाँ,
इंप्रेशन नहीं, एक्चुअल में कि क्या चीज होती है। मान लिया एक बंदा बोल रहा है कुछ नहीं होती है, बीएमवी कुछ नहीं होती है, मर्सिडीज कुछ नहीं होती है। भाई जब पैसा ना हो तो कुछ भी बोल दो, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी बोल दो। एक्चुअल में तो जो चला रहा है वो जो जब चलाएगा तब तो वो भी बोलेगा यार बड़ी सॉफ्ट सी गाड़ी है। हाँ जी, उसकी तो सीट्स भी बड़ी क्या है, सॉफ्ट है। मतलब मैं इससे ना ऐसे मत सोचना कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन है या कि मेरी कोई सोच है कि मैं लग्जरी को कोई प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं सुनो 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 प्लीज प्लीज प्लीज, एक डिस्क्लेमर दे दूं। क्योंकि मैं मेरा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मेरे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ये बोलना जरूरी है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। इससे ये नहीं है कि मेरी ऐसी सोच है कि मैं इस लग्जरी को तुम्हें ऐसे प्रमोट कर रहा हूँ कि भाई लग्जरी में ही जिंदगी होती है, बाकी नॉर्मल कोई जिंदगी नहीं होती है, ठीक है ना। सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा हूँ उसके लिए एग्जाम्पल वैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। बताओ बात समझ में आती ही नहीं आती है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल पॉइंट्स ऑफ, हाँ जी बिल्कुल, वो भी हो सकता है, वो फर्दर क्लासिफिकेशन होगा। वो क्या होगा, फर्दर क्लासिफिकेशन होगा। पहले तो ये आप ये डिसाइड करोगे कि मेरे को प्राइस सेंसिटिव के लिए बनाना है या क्वालिटी सेंसिटिव के लिए बनाना है। फिर प्राइस सेंसिटिव में भी क्या करोगे आप, मतलब एज ग्रुप होगा। क्या होगा, एज ग्रुप होगा। कि मान ले कोई प्रोडक्ट ऐसा है जैसे रेडीमेड गारमेंट्स ही है, तो उसमें एज ग्रुप होगा कि वो आगे का क्लासिफिकेशन चलेगा। लेकिन यहाँ पे ना बेसिकली जैसे तुमने बोला, उन्होंने भी कुछ फैक्टर बोले थे कि अगर मेरे को सप्लायर बड़ा बनना है, मेरे को ज्यादा सप्लाई करनी है। ये 11th के लेवल पे तुम्हारे यहाँ पे ना बहुत रेस्ट्रिक्टेड सिलेबस है। ये चीजें जो तुम्हारे माइंड में आ रही ना, ये बड़ा मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपके माइंड में चीजें आ रही है, क्योंकि आप चीजों को समझ रहे हो, तो आपका माइंड ओपन हो रहा है, तो आपके माइंड में डाउट्स आ रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमें 11th के लेवल पे बेसिक बेसिक पढ़ना है ना। जब आप इकोनॉमिक्स में कुछ आगे और हायर स्टडीज करोगे, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कुछ करोगे या उसमें फिर आप मास्टर्स वगैरह करोगे या आगे पीएचडी करोगे, तो ये सारी चीजें आपको और समझ में आएगी। या धीरे धीरे जब हम इसी सब्जेक्ट को और आगे पढ़ेंगे या और डिटेल में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो और चीजें पता पड़ेगी। अभी चीजें ऊपर ऊपर से चल रही है, ठीक है ना। ये अच्छी बात है कि आपके माइंड में आ रहा है, तो बिल्कुल। अगर पहले तो देखना है हमें प्राइस सेंसिटिव और क्वालिटी सेंसिटिव, फिर उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन होगा आगे चल करके कि अभी जैसे आपने बोला कि एज वाइज हो सकता है, ऐसे एरिया वाइज भी तो हो सकता है। बताऊं कैसे, ध्यान से सुनो बच्चों, एक एग्जांपल दूं। मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को क्वालिटी सेंसिटिव के लिए काम करना है। किसके लिए काम करना है, मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करता हूँ, फोर व्हीलर बनाता हूँ, ठीक है ना। मैंने मर्सिडीज, लेट्स से मर्सिडीज के माफिक कोई गाड़ी बनाई, ठीक है ना, कोई नई कार क्या की, लॉन्च की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों, क्या यूएसए के कस्टमर का जो प्रेफरेंस है और जो इंडियन भारतीय कस्टमर का जो प्रेफरेंस है वो सेम है गाड़ी के मामले में लेकर के, नहीं ना। यहाँ पे जो स्टेयरिंग होता है वो किधर होता है, वेरी गुड, राइट साइड होता है। कहाँ पे होता है, समझा ना। और यूएसए में जो फॉरेन में वहां पे कहाँ पे होता है, लेफ्ट में होता है। क्या मेरी वही स्ट्रेटेजी जो मैंने भारत के लिए बनाई है, क्या वो मेरे को वहीं पे वहां पे भी वर्क कर जाएगी, नहीं करेगी ना। वहां के लिए मेरे को अलग डिसाइड करना होगा। अब अब देखो, सुनो एक सेकंड, मेरी बात पूरी होने दो, फिर मैं तुम्हारा डाउट लूंगा। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, मैंने डिसाइड किया कि मेरे को क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर के लिए काम करना है। किसके लिए काम करना है, उसके आगे फर्दर जाके मेरे को ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि मैं किस एरिया के लिए काम करूंगा। मैं भारत के लिए काम करूंगा या किसी फॉरेन कंट्री के लिए काम करूंगा। अगर भारत के लिए काम करता हूं तो मेरे को मैन्युफैक्चरिंग कैसी करनी पड़ेगी, जिसमें स्टीयरिंग कहाँ पे हो, राइट साइड में हो। और अगर मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मेरे को आउट ऑफ द इंडिया के लिए काम करना है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए काम करना है, तो मेरे को फिर स्टीयरिंग किधर लगाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। हाँ जी, अब पूछो। भाई उनका प्रेफरेंस है, उनका उधर का प्रेफरेंस है, उधर का वही कल्चर है, उनको वही चीज जमती है, ठीक है ना। हमें हमें शुरू से नहीं, उल्टे दिमाग के ऐसे नहीं, उल्टे दिमाग के हैं, ठीक है ना। उनकी रोड्स वगैरह का जो सिस्टम है वो इसी तरीके से डिजाइंड है कि उनको उधर ही जमता है। अगर उनको राइट राइट पे चलाने बोलोगे तो चलेगी नहीं, गाड़ी ठोक देंगे। अगर भारतीय को बोलोगे कि लेफ्ट स्टीयरिंग पे बैठ करके चला दे तो वो भी गाड़ी को ठोक देगा। इंडिया की रोड्स जैसे ट्रांस जो मतलब जो हमारा इंफ्रा है वो इस तरीके से बिल्ड है, वो किसको सपोर्ट करता है, राइट स्टीयरिंग को। क्योंकि जो बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे जो इंडियंस लोग होते हैं उनको ना चीजें सीधी ज्यादा समझ में आती है, उल्टी उल्टी चीजें समझ में नहीं आती। नॉर्मली हमारी सोसाइटी में लेफ्ट हैंडीज पाए जाते हैं, राइट हैंडीज पाए जाते हैं। हमारी सारे लोग सीधे हाथ से लिखते हैं, ठीक है ना, मेजोरिटी लोग, ठीक है ना। नॉर्मली रूटीन में लेफ्टीज क्यों नहीं होते,
क्योंकि हमें चीजों को सीधी समझने की आदत है। मैं अगर कोई स्टेटमेंट बोलूं कि हम ये बोलेंगे कि बच्चों हमें ये करना है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें ये नहीं करना है। हालांकि दोनों बात एक ही है कि अगर मैं बोलूं कि हमें ये करना है, हमें सच बोलना है, एक तो मैं ये बोल सकता हूँ, या इसी चीज को मैं नेगेटिव सेंस, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव में कैसे बोल सकता हूँ कि हमें झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, तो इसका मतलब सच बोलना है, ठीक है ना। तो वो प्रेफरेंस की बात है, या हमारी कंडीशनिंग कैसे हुई भी है वो उस चीज पे डिपेंड करता है। वापस से आते बच्चों अपने, हाँ वो कस्टमाइज करके देंगे, ठीक है ना। तुम अपने बेसिस पे क्या कराओगे, मान लिया सेंटर तो मंगाओगे नहीं हम यूएसए से, ठीक है ना, कुछ अच्छा ही मंगाओगे। इम्पोर्टेड जब आपने बोल दिया, भारी भरकम इतना वर्ड बोल दिया इम्पोर्टेड, तो इम्पोर्टेड होगी तो वो कस्टमाइज भी होगी। और जो बड़े ब्रांड्स हैं वो कार वगैरह को कस्टमाइज करके देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी, अभी आई थिंक कल परसों में ही मैंने बोला कि रोल्स रॉयस के बारे में बोला था ना, कि जब आपको मिलती है गाड़ी तो कस्टमाइज करा सकते हो, ठीक है। तो कह रहे कि सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वांट्स ऑफ ऑल द पीपल, यानी कि प्रोड्यूसर नहीं सेटिस्फाई कर सकता किसको, हर एक वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता लोगों की। देयरफॉर द सोसाइटी हैज टू डिसाइड फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूसर ने ये डिसाइड करना है कि वो उसे किसके लिए बनाना है। वेदर प्रोड्यूस फॉर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर, क्या प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए बनाना है और क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर के लिए बनाना है। तो ये सुनो, समझ में आ गया ना, अब तो कोई डाउट नहीं है, अब तो कोई कसर नहीं रही, ठीक है। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। बस चौथी चीज और देख लो और उसके बाद बस ऑफ कर रहा हूँ, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। वैसे तो ये आपके तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो इसे। कल भी पूछा था मैंने आपको, क्या हमें अपने सारे रिसोर्सेज आज के कंजप्शन पे खर्च कर देने चाहिए, या फ्यूचर के लिए भी कुछ सेव करके, आने वाली जनरेशन का भी तो हमें क्या रखना है, वरना भी हमें गाली देंगे, है ना। बिल्कुल, कि कहेंगे कि आपने आप तो मजा लिया जिंदगी का और हमारे लिए पानी भी नहीं छोड़ के गए, ठीक है ना। तो हमें हमारे जो नेचर के जो रिसोर्सेज है या बाकी जो दूसरे रिसोर्स है, हमें वो फ्यूचर के लिए भी क्या करना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए। अच्छा, जब हम फ्यूचर के लिए सेव करेंगे तो आज का कंजप्शन हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या इंक्रीज करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा भाई, सेविंग तभी तो होगी। बेटा माँ बाप अपनी चीजों को काट करके, अपनी अपनी जो शौक होते हैं ना, अपनी जो जरूरतें होती है उनको काट करके बच्चे की जो चाहते होते हैं ना वो पूरा करते हैं, अपनी जरूरतों को सेक्रीफाइस करके बच्चे की जो वांट्स होती है ना उनको पूरा करते हैं। तो सेक्रीफाइस तो उन्होंने भी किया है, बिकॉज क्यों, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो वही बोल रहे हैं आप, देखिए हमने क्या करना चाहिए, हमें सारे रिसोर्सेज आज ही बर्बाद नहीं कर देने चाहिए। एटलीस्ट हमारी इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने रिसोर्सेज हमें विरासत में मिले थे हम उतने तो छोड़ के जाए। कल भी मैंने बोला था कि अगर हम रिसोर्सेज बढ़ा नहीं सकते तो उन्हें घटाने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है। हमें अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए मैक्स टू मैक्स यूटिलाइज, कि वो रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, जितनी जरूरत है उतने ही यूज करो। और ये केवल बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ बच्चों आपको मैं, ये आपको आपकी रियल लाइफ में भी क्या करो, इसे प्रैक्टिस करो। जो फालतू की चीजें हम ऐसे कर देते हैं ना इधर उधर, जरूरत थी 10 रुपए में भी काम चल सकता था नॉर्मली, लेकिन हमने शो ऑफ के लिए या बाकी दूसरी चीजों के लिए क्या कर दिया, हमने 100 रुपए खर्च कर दिए। तो मत करो, रिसोर्सेज वेस्ट मत करो, तुम्हारी लाइफ में काम आएंगे, आगे आने वाली जनरेशन तुम्हें अच्छा अच्छा बोलेगी और उनके भी काम में आएंगी, फ्यूचर में भी ग्रोथ होगी। और अगर तुमने सारे रिसोर्सेज आज वेस्ट कर दिए अपनी इकोनॉमी के, तो फ्यूचर में ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है देखो यहाँ पे, अ सोसाइटी शुड नॉट स्पेंड ऑल इट्स स्केर्स रिसोर्सेज। एक प्रोड्यूसर ने अपने सारे जो स्केर्स रिसोर्सेज है ना, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो खर्च नहीं कर देने चाहिए, किसके लिए, फॉर करंट कंजप्शन ओनली, यानी कि आज ही के कंजप्शन पे ही खर्च कर देने चाहिए। इफ इट यूजेस ऑल द रिसोर्सेज, और अगर वो सारे रिसोर्सेज आज ही यूज कर लेगा फॉर करंट कंजप्शन, आज ही के कंजप्शन पे, विदाउट मेकिंग एनी प्रोविजन, बगैर कुछ अरेंजमेंट किए, प्रोविजन माने बगैर कुछ अरेंजमेंट बनाए, फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, किसके लिए, फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए, ताकि उनसे फ्यूचर में प्रोडक्शन हो सके। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इट विल बिकम स्टैटिक, तो हमारी इकोनॉमी कैसी हो जाएगी, स्टैटिक। स्टैटिक समझ तो क्या, स्टैटिक मतलब बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना इमरजेंसी ब्रेक लगा देना, एक तो होता ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाने में आपकी जो कार है वो आराम आराम से रुकेगी, लेकिन जब इमरजेंसी ब्रेक लगा देते हो ना आप, ठीक है ना, तो जाम हो जाती है गाड़ी वहीं पे,
मतलब उसका मतलब होता है स्टैटिक, बिल्कुल रुक जाएगी, बिल्कुल थम जाएगी। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमने आज ही में सारे प्रोडक्शन, सॉरी सारे जो रिसोर्सेज है आज ही के कंजप्शन में लगा दिए, तो हमारी इकोनॉमी आने वाले टाइम पे क्या हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी, जिसमें थोड़ी भी ग्रोथ नहीं होगी। एंड लीड टू अ डिक्लाइन इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आने वाली जनरेशन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या लगता है आपको, वो बढ़ेगा, वो एनकरेज, वो मतलब बढ़ के आएगा स्टैंडर्ड या कम हो के आएगा? बोलो, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा या कम होएगा? कम होएगा, ठीक है ना। तुम तो मजा ले लोगे, लेकिन आने वाली जनरेशन को वो भी नसीब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने रिसोर्सेज को यूज ऑप्टिमली करना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतने करते हैं, और कल की क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अनंत बातें बड़ी करता है, एकदम से ध्यान मतलब थोड़ा सा रिलीज हुआ तो ध्यान इधर उधर लगा लेता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कल की क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर कल की क्लास में किसी बच्चे ने छुट्टी लगाई ना, तो फिर नहीं, मैं मुझे मतलब ही नहीं है भाई, तुम्हें जरूरत है तो तुम आओगे, तुम्हें जरूरत नहीं है तो तुम नहीं आओगे। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तुम तुम्हारा काम करो, नहीं मुझे फालतू की बकवास करनी है। मैं आया हूँ पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाऊंगा, तुम आए हो पढ़ने के लिए, तुम्हें जरूरत होगी तो तुम आओगे, तुम्हें नहीं जरूरत होगी तो नहीं आओगे, सिंपल सी बात है। मेरा तो सिंपल सा फंडा है। मैं केवल बस आपको जस्ट ये रियलाइज करा रहा हूँ कि कल अगर छुट्टी करने का प्लान कर रहे हो कि या बहुत जरूरी भी तुम्हें है, तो एक बार कोशिश ये करना कि आया जाए क्लास में, क्योंकि कल का जो टॉपिक है ना, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स का और इवन इकोनॉमिक्स का, पूरी इकोनॉमिक्स का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो मैं आपको प्रॉपर मतलब प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है, जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाऊंगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है ना, नाम तो सुना ही होगा, पीपीसी। अक्सर बच्चे इस कॉन्सेप्ट को रटते हैं, मैं आपको बिल्कुल नहीं रटाऊंगा। और कल इसके फंडामेंटल्स डेवलप करेंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि इसको समझने में 2-3 दिन लग जाए, लेकिन कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज फिर आपको रटना पड़ेगा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, नमस्ते।